हाँ तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट। नाम क्या है हमारे सब्जेक्ट का? डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ठीक है, एंड एल्गोरिथम। ठीक, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके एग्जाम पर्पज से। तो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अभी तक उन सबको हम कवर करेंगे। तो यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं अपने सब्जेक्ट का नाम। तो उन्होंने बोला डाटा स्ट्रक्चर। पहले इन वर्ड्स को क्लियर करते हैं, क्योंकि दो नंबर का क्वेश्चन जो इनिशियली आपका आता है वो इस पे ही आ जाता है कि डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या है? दो वर्ड से बना हुआ है, डाटा और स्ट्रक्चर। मतलब क्या कि डाटा को स्ट्रक्चराइज करना, कि अगर आपके लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा है तो आप उसको स्ट्रक्चराइज वे में सेव करो जिससे आप उसको एफिशिएंटली एक्सेस कर सको। ठीक है, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि डाटा को स्ट्रक्चराइज करने के लिए क्या यूज क्या है उसका। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास बहुत सारी, सिंपल सा एग्जांपल समझते, बहुत सारी बुक्स है। ठीक है, मतलब आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, इनको आपको अपनी लाइब्रेरी में अरेंज करना है। तो एक तरीका क्या होता है, आपने इन बुक्स को उठाया, अपनी लाइब्रेरी में रैंडमली प्लेस कर दिया। लाइब्रेरी, सिंपल एग्जांपल समझते हैं, आपने इन बुक्स को ऐसे ही रैंडमली प्लेस कर दिया। ठीक है, इनमें आपकी कोई डाटा स्ट्रक्चर की बुक भी। तो अगर मैं इसको रैंडमली अपने सारे डाटा को लाइब्रेरी में बुक्स को रैंडमली प्लेस करता हूँ, तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक पर्टिकुलर बुक को लेके आओ डाटा स्ट्रक्चर की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर आपको एक एक बुक को सर्च कर उठा के चेक करना पड़ेगा, ये डाटा स्ट्रक्चर की बुक है क्या, ये डाटा स्ट्रक्चर की है, ये डाटा स्ट्रक्चर की। तो जितनी बुक्स हैं, तो वर्स्ट केस में क्या होगा कि आपको हर बुक को उठा के चेक करना पड़ेगा कि ये डाटा स्ट्रक्चर की बुक है या नहीं, अगर आपने डाटा को अनऑर्गेनाइज वे में सेव किया। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है, आपने इन बुक्स को अपनी लाइब्रेरी में सेव किया ईयर वाइज। ये आपकी लाइब्रेरी 2 है, थोड़ा सा मॉडिफाइड है। तो आपने अपने ईयर वाइज सेव किया। फर्स्ट ईयर की बुक्स को आपने पहली रो में लगा दिया, सेकंड रो में सेकंड ईयर की बुक्स, और थर्ड रो में थर्ड ईयर की बुक्स। ठीक है, तो ये रो 1 फर्स्ट ईयर की बुक्स के लिए, रो 2 सेकंड ईयर की बुक्स के लिए, रो 3 थर्ड ईयर की बुक्स के लिए। तो अब आपने क्या करा, इन बुक्स को, जो आपके पास बहुत सारी बुक्स थी, आपने उसको ईयर वाइज अरेंज कर दिया। अब मैंने आपसे कहा कि चलो डाटा स्ट्रक्चर की बुक लेके आओ, तो तुम्हें पता है कि डाटा स्ट्रक्चर हम सेकंड सेमेस्टर सेकंड ईयर में पढ़ते हैं। तो आप सीधा जंप करोगे सेकंड रो में। अगर डाटा स्ट्रक्चर की बुक होगी तो इसी रो के अंदर होगी। तो इन दोनों अप्रोच में डिफरेंस क्या हुआ? अगर मैं अनऑर्गेनाइज वे में डाटा को सेव करता हूँ, तो वर्स्ट केस में मुझे जितनी बुक्स है उनको चेक करके देखना पड़ेगा कि डाटा स्ट्रक्चर की बुक कौन सी है, तब मुझे आंसर मिलेगा। दूसरी अप्रोच में बेनिफिट क्या हुआ, आप सीधा सेकंड रो में जंप करोगे, अगर बुक होगी तो डाटा स्ट्रक्चर की इसी रो में मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो अगर हम सोचे लॉजिकली, तो हमें टाइम किस में कम लग रहा है, किस में हम एफिशिएंट वे में अपने डाटा को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो तुमने कहा सर इस सेकंड अप्रोच में, ये फर्स्ट अप्रोच और ये सेकंड, जिसमें आपने डाटा को एक वेल फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर लिया। तो डाटा स्ट्रक्चर यही करता है, डाटा को स्ट्रक्चराइज करो। स्ट्रक्चराइज मतलब इस वे में ऑर्गेनाइज करो जिससे आप इन फ्यूचर अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो आप उस डाटा को एफिशिएंटली एक्सेस कर सको। तो मैं कह सकता हूँ डाटा स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, डाटा स्ट्रक्चर सिंपली क्या होता है, वे टू ऑर्गेनाइज अ डाटा, ऑर्गेनाइज अ डाटा इन मेमोरी। कहाँ सेव करोगे आप? मेमोरी में। पहला पॉइंट, तो डाटा स्ट्रक्चर क्या है, वे टू ऑर्गेनाइज द डाटा इन मेमोरी, क्या आप डाटा को मेमोरी में ऑर्गेनाइज कर रहे हो। सेकंड पॉइंट है, क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हो? सेकंड पॉइंट, सो दैट वी कैन एक्सेस इट इजीली एंड इफेक्टिवली, जिससे आप इन फ्यूचर उस डाटा को इजीली एंड इफेक्टिवली फैच कर सको। तो सिंपल से हम कह सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, डाटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है। जब आपके पास बल्क में डाटा है तो आप डाटा को ऐसे रैंडमली प्लेस नहीं कर सकते फर्स्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग। आप डाटा को ऑर्गेनाइज वे में अप्रोच इंसर्ट सेव करते हो मेमोरी में, जिससे आप एफिशिएंटली उसको डाटा को एक्सेस कर सको। तो यही मतलब होता है डाटा स्ट्रक्चर का। तो डाटा स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, वे टू ऑर्गेनाइज द डाटा इन मेमोरी सो दैट यू कैन एक्सेस इट इजीली एंड इफेक्टिवली इन फ्यूचर, जब भी रिक्वायर्ड हो आप डाटा को इजीली फैच कर सको। अगर हम सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो अगर आप अपनी एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन डिजाइन करते हो जिसमें आप डाटा को सेव करते हो, तो डाटा को सेव करने के लिए आप एक पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर यूज करोगे। वो डिपेंड करेगा कि आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमने सबसे पहले समझने की कोशिश करी कि डाटा स्ट्रक्चर है क्या। तो डाटा स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, डाटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है जिससे आप इन फ्यूचर उसको इफेक्टिवली फैच कर सको।
अब दिमाग में आया कि सर डाटा स्ट्रक्चर समझ में आया, डाटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका। अब उन्होंने कहा भाई डाटा स्ट्रक्चर को उन्होंने कैटेगराइज किया कि डाटा स्ट्रक्चर भी आपके दो टाइप के हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई डाटा क्या है, आपके डाटा स्ट्रक्चर दो टाइप के हो सकते हैं। उन्होंने डाटा स्ट्रक्चर को कैटेगराइज किया। उन्होंने कैसे कहा, उन्होंने कहा डाटा स्ट्रक्चर आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो डाटा स्ट्रक्चर दो टाइप के हो सकते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अब इन मतलब समझते हैं सर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन से, जैसे देखो नाम ही बता रहा है लीनियर, मतलब एक लीनियर वे में आप डाटा को सेव कर रहे हो। तो इस लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल होते हैं आपके एरे, स्टैक, क्यूब, लिंक लिस्ट। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इसमें आप डाटा को एक लीनियर या सीक्वेंस में अरेंज करते हो। बट हम अगर अपने बात करें नॉर्मली टेक्निकली कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आप इसे किसे कहेंगे, तो मैंने कहा चलो पहला एग्जांपल उठाओ एरे का। तुमने कहा सर एरे में डाटा क्या है, एरे में हमें बताया एरे द कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट, जिसमें डाटा क्या होता है इन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो आपने कहा चलो हमने 5 सेव कर लिया, 10 सेव कर लिया, 20 और 30 और डाल दिया लास्ट में 40। तो इंडेक्स 0 1 2 3 4। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इससे 20 से जस्ट पहले एलिमेंट कौन सा है, उसको हम बोलते हैं इमीडिएट प्रीडिसेसर। तो मैंने पूछा कि 20 से जस्ट पहले एलिमेंट कौन सा है, तुमने कहा सर 20 से जस्ट इमीडिएट पहले तो 10 है, 20 के जस्ट इमीडिएट बाद क्या है, उसको बोलते हैं इमीडिएट सक्सेसर। तो 20 के जस्ट बाद आ रहा है 30। तो उन्होंने कहा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आप डाटा को अरेंज करते हो लीनियर या सीक्वेंस में। सेकंड पॉइंट कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो आपका डाटा, कोई सा भी एलिमेंट उठाओ या कोई सा भी डाटा उठाओ, उससे इमीडिएट प्रीडिसेसर और इमीडिएट सक्सेसर क्या होगा, यूनिक होगा। तो मैं कह सकता हूँ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन से है, फर्स्ट पॉइंट इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज in sequence in a linear fashion, तो हम बोल सकते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जिसमें आपके एलिमेंट्स एक लीनियर फैशन में सेव होते हैं मेमोरी के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें बोलना होता है हमेशा कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, भाई डाटा स्ट्रक्चर तो बहुत सारा डाटा आप सेव कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो भी आपका एलिमेंट है, जो भी डाटा है, उसका इमीडिएट प्रीडिसेसर और सक्सेसर क्या होगा, यूनिक होगा। तो आपने बोला कि सर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक इमीडिएट प्रीडिसेसर and a unique immediate successor तो हमें ये चीज याद रखनी है कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर वो डाटा स्ट्रक्चर हैं जिसके अंदर आप डाटा को एक लीनियर फैशन में अरेंज करते हो। सेकंड की लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हर एलिमेंट का इमीडिएट प्रीडिसेसर और इमीडिएट सक्सेसर क्या होता है, यूनिक होता है। इमीडिएट प्रीडिसेसर मतलब पहला, जस्ट पहले, उसको हम बोलते हैं इमीडिएट प्रीडिसेसर। तो 20 का इमीडिएट प्रीडिसेसर क्या है, इमीडिएट प्रीडिसेसर। तो 20 का इमीडिएट प्रीडिसेसर क्या है, 10। सक्सेसर मतलब जस्ट बाद, इमीडिएट सक्सेसर क्या है 20 का, तुमने कहा 30। तो 30 है उसका इमीडिएट सक्सेसर। उन्होंने कहा ठीक है सर। तो हमने बोला लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स आर दोज डाटा स्ट्रक्चर्स इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ लीनियर और सीक्वेंस लीनियर फैशन। Second, in linear data structure, each element has unique immediate predecessor and unique immediate successor. ये हमें समझ में आना चाहिए। फिर linear data structure के एग्जाम्पल्स क्या हैं? तुमने कहा सर linear data structure के एग्जाम्पल्स हैं array, stack, queue, linked list। एक एक करके सब डाटा स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। इन्होंने linear data structure को भी फर्दर कैटेगराइज किया। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा linear data structure को भी तुम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? मैंने कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर भी दो टाइप हो सकते हैं, स्टैटिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एलडीएस और डायनामिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। सर स्टैटिक और लीनियर डायनामिक का मतलब क्या है? देखो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी वही है, हर एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन अ लीनियर फैशन।
बट स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर मतलब जिस डाटा स्ट्रक्चर का साइज फिक्स हो, जैसे एरे। तो हमने कहा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर इन विच डाटा स्ट्रक्चर हैज अ फिक्स साइज, जिसमें साइज फिक्स हो, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल है एरे। सर डायनेमिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या? जिसमें डाटा स्ट्रक्चर जो आप यूज कर रहे हो डाटा को सेव करने के लिए, उसका साइज ग्रो कर सकता है अकॉर्डिंग टू योर नीड। द साइज ऑफ अ डाटा स्ट्रक्चर कैन ग्रो एट रन टाइम। तो डायनेमिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आप एग्जांपल दे सकते हो स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट का। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को भी आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, स्टैटिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, डायनेमिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर मतलब जिसमें डाटा स्ट्रक्चर का साइज फिक्स हो, उसका एग्जांपल दे सकते हो आप एरे। डायनेमिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जिसमें डाटा स्ट्रक्चर का साइज ग्रो कर सकता है अकॉर्डिंग टू योर नीड, तो हम उसके अंदर एग्जांपल दे सकते हैं स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। तो ये था हमारा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अब आता है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को समझते हैं थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स वो डाटा स्ट्रक्चर्स है जिसमें आप डाटा को एक लीनियर फैशन में सेव नहीं कर सकते। मतलब क्या? हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर। हायरार्किकल जब भी आपको कोई रिलेशनशिप सेव करना है उसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो मैं कह सकता हूं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एलिमेंट डज नॉट हैव a unique immediate predecessor। ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, यूनिक इमीडिएट प्रीडेसेसर एंड डज नॉट हैव a unique immediate successor। ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, उसको हम बोलते हैं लीनियर नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर सक्सेसर। ठीक है, ये लिख रहा हूं जिससे आपको क्या हो, जब पहले कॉन्सेप्टों को दिमाग में सेट करो कि जिससे आप वहां जाके डाटा जनरेट कर सको, कि उसको सब्जेक्ट में बता सको। तो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर वो डाटा स्ट्रक्चर होंगे जिसके अंदर एलिमेंट्स के यूनिक इमीडिएट प्रीडेसेसर सक्सेसर का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो तुमने कहा सर नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर एग्जांपल क्या है? मैंने इसके अंदर दो एग्जांपल होते हैं, पहला होता है ग्राफ और दूसरा होता है ट्री। तो ग्राफ एंड ट्री आर नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अगर थोड़ा आइडिया तो मैं ठीक है थोड़ा सा बता देता हूँ। तो तुमने कहा सर नॉन लीनियर है, आपने कहा सीक्वेंस में अरेंज होंगे और यूनिक इमीडिएट सक्सेसर प्रीडेसेसर का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने कहा हाँ। तुमने कहा कैसे सर, प्रूव करके दिखाओ। मैंने कहा जो आप ट्री डाटा स्ट्रक्चर को देखते हो, देखो तो हमने कहा ट्री डाटा स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होता है सर, पहला रूट पेरेंट रूट, फिर उसका लेफ्ट चाइल्ड, देन राइट चाइल्ड, फिर उसका लेफ्ट चाइल्ड, देन राइट चाइल्ड, जी एच। तो देखो ये आपके क्या हायरार्की में सेम है कि भाई ए के बाद क्या चाइल्ड आ सकते हैं, बी और सी। तो ए के इमीडिएट सक्सेसर में अगर बात करूं तो तुमने कहा ए के इमीडिएट सक्सेसर तो बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो यूनिकनेस का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में। मतलब इन नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एलिमेंट कैन हैव मोर देन वन इमीडिएट प्रीडिसेसर, इमीडिएट सक्सेसर। उसके एक से ज्यादा इमीडिएट सक्सेसर हो सकते हैं, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है जैसे लीनियर में होता था। तो नॉन लीनियर के अंदर एग्जांपल हमारे होते हैं ट्री और ग्राफ। तो सबसे पहले हमने अपने डाटा स्ट्रक्चर को समझा। तो अगर मैं इसे सम अप करूं तो डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है बेसिकली, तो डाटा स्ट्रक्चर है वे टू ऑर्गेनाइज द डाटा इन मेमोरी। क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हो? सो दैट यू कैन एक्सेस इट इजीली एंड इफेक्टिवली। फिर हमने डाटा स्ट्रक्चर को कैटेगराइज करा लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में। लीनियर को भी फर्दर कैटेगराइज किया आपने स्टैटिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और डायनामिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो अगर मैं इसका एक पूरा फाइनल सम अप करके डायग्राम बना दूं जिसको आप अपने एग्जाम में जाकर सीधा लिख सकते हो, तो आपको उसको थ्योरी लिखने में फिर दिक्कत नहीं होगी। तो मैं इसका एक पूरा डायग्राम बना देता हूँ कि पूरा ट्री स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो हमने कहा डाटा स्ट्रक्चर, अभी मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं केवल सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या है, और यही आपकी इनिशियल यूनिट में क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर में आपने बोला लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, फिर बोला आपने नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को हमने कैटेगराइज किया स्टैटिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एलडीएस और डायनेमिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एलडीएस। ठीक है, मैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को एलडीएस लिख रहा हूं।
स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर मतलब जिसमें डाटा स्ट्रक्चर का साइज फिक्स हो। तो इसका हमने एग्जांपल देखा, इसका एग्जांपल क्या था सर? एरे इज अ स्टैटिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। फिर सर डायनामिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या है? मैंने कहा इसका एग्जांपल है स्टैट, क्यू और लिंक लिस्ट, और यही आपकी यूनिट्स है। तो आपको डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर को रीड आउट करना है। दूसरा फिर हमने पढ़ा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इसके अंदर एग्जांपल क्या थे? ट्री, ग्राफ। ठीक है, तो हमने अभी डाटा स्ट्रक्चर को समझा। तो डाटा स्ट्रक्चर को आपने बोला लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अब मैं आपसे एक पॉइंट बोलता हूँ, हर डाटा स्ट्रक्चर अपने साथ फिक्स सेट ऑफ ऑपरेशन के साथ में आता है। मतलब क्या कि किसी भी पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर पे आप कुछ फिक्स ऑपरेशन ही कर सकते हो। मतलब क्या है, इस चीज को आप क्या बोल रहे हो? तो देखो ये आपका पूरा डायग्राम डाटा स्ट्रक्चर होता है। अब मैंने क्या बोला कि जो भी आप डाटा स्ट्रक्चर रीड आउट करोगे आप उस पर देखोगे कि क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो मैंने क्या कहा, डाटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर मैं एक पॉइंट और बोल सकता हूं आपसे, एवरी डाटा स्ट्रक्चर, किसी भी डाटा स्ट्रक्चर को उठाओ, चाहे स्टैट को उठाओ, चाहे लिंक लिस्ट को उठाओ, चाहे आप एरे को उठाओ, हर डाटा स्ट्रक्चर कुछ फिक्स सेट ऑफ ऑपरेशन के साथ ही आता है। एवरी डाटा स्ट्रक्चर शुड हैव सम फिक्स सेट ऑफ ऑपरेशन, कि किसी भी डाटा स्ट्रक्चर पे सम फिक्स सेट ऑफ ऑपरेशन, कि कोई सा भी आप डाटा स्ट्रक्चर लो, चाहे लीनियर लो चाहे नॉन लीनियर लो, हर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर कुछ फिक्स सेट ऑफ ऑपरेशन ही होते हैं। अगर आपने थोड़ा भी बहुत पढ़ा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, तुमने कहा है हर स्टैक पे आप क्या क्या कर सकते हो? नॉर्मली तुमने कहा सर हम इस पे पुश कर सकते हैं, एक पुश फंक्शन बना सकते हैं वैल्यू इंसर्ट करने के लिए, डिलीट के लिए पॉप, टॉप एलिमेंट के लिए टॉप, स्टैक खाली है या नहीं इसके लिए इज एम्प्टी। ठीक है, तो ये क्या है? ऑपरेशंस। तो मैंने क्या बोला कि हर डाटा स्ट्रक्चर कम विद सम फिक्स सेट ऑफ ऑपरेशन, वही आप ऑपरेशन उस पे कर सकते हो। जैसे स्टैक पे आप पुश कर सकते हो ऑपरेशन, पॉप कर सकते हो, टॉप फाइंड आउट कर सकते हो, एम्प्टी कर सकते हो। तो हमने कहा ठीक है सर, समझ में आया थोड़ा सा। पहले समझ में आया डाटा क्या है, डाटा स्ट्रक्चर क्या, ऑर्गेनाइज करने का तरीका। दूसरा फिर आपने क्या पॉइंट बोला कि हर डाटा स्ट्रक्चर पे आज कोई फिक्स सेट ऑफ ऑपरेशन ही कर सकते हो। तो जब हम एक एक करके लीनियर डाटा स्ट्रक्चर या नॉन लीनियर पढ़ेंगे तो हम उस पर ऑपरेशन क्या क्या कर सकते हैं उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब मेरे सब्जेक्ट का दूसरा सेक्शन क्या आता है? सब्जेक्ट के नाम में एक वर्ड हो आता है एल्गोरिथम। तो हम इसको भी समझते हैं। सर ये एल्गोरिथम क्या वर्ड है, इसको क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। ठीक है सर, एल्गोरिथम का मतलब क्या? पहले इसको क्लियर करें। हमें डाटा स्ट्रक्चर समझ में आ गया, मुझे एल्गोरिथम बताओ थोड़ा सा। एल्गोरिथम होता है, देखो मैं कहता हूँ एल्गोरिथम कोई नई चीज़ नहीं है, आपके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है, या मैं दूसरे वर्ड में कह सकता हूँ लॉजिक ऑफ योर प्रोग्राम। कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो लॉजिक है दैट्स कॉल्ड एल्गोरिथम। बट एल्गोरिथम लिखा जाता है सूडो कोड में, जिससे कोई नॉन टेक्निकल बंदा भी इसको समझ सके। सर समझो क्या? मैंने बोला आपसे कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है एक, तुमने कहा क्या? मैंने तेरे को बहुत सारी वैल्यू दे रखी है, 10, 20, 5, 30, 40। मैंने कहा तुम मुझे बता कि मुझे एक पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च करना है, तो मुझे सर्च करने का तरीका बता। तो कोड को सर्च कैसे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को इन सेट ऑफ वैल्यू में सर्च कैसे करेगा? तुमने कहा कुछ नहीं सर, हम स्टार्ट करेंगे पहले से। अगर मुझे सर्च करना है एलिमेंट 5, तो मैंने कहा भाई मुझे सर्च करना है, तुमने कहा हाँ। तो मैंने कहा तुम मुझे बता सर्च के लिए तो ये क्या क्या चाहिए? मैंने कहा पहले तो ये वैल्यूज चाहिए। मैंने कहा इन सेट ऑफ वैल्यूज को मैंने चलो एक एरे में सेव कर लिया, लिख दिया इसको एरे में। फिर मुझे क्या चाहिए? मुझे अब पर्टिकुलर वो वैल्यू चाहिए जिसको तुम्हें सर्च करना है। तो मैंने क्या बोला, एल्गोरिथम कुछ नया चीज़ नहीं है, आपके काम करने का तरीका क्या, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना। तो तुमने कहा हम पहले से चालू करेंगे और एंड तक जाएंगे, चेक करते चलेंगे क्या कि भाई ये पहला एलिमेंट 5 के सर्चिंग एलिमेंट के बराबर है, नहीं तो अपने इंडेक्स को आगे बढ़ाओ, यहाँ जाओ। तुमने कहा ये वाला एलिमेंट सर्चिंग के बराबर है, नहीं तो अपने इंडेक्स को आगे बढ़ाओ, यहाँ जाओ। ये एलिमेंट सर्चिंग के बराबर है, तुमने कहा ये इंडेक्स रिटर्न कर दो। तुमने कहा अगर मैं इनकी इंडेक्सिंग लिखूँ 0, 1, 2, 3, 4, तो मुझे आउटपुट क्या देना है?
प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी, टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। तो तुमने तरीका क्या बताया सर, एक एक एलिमेंट पूरा ट्रैवर्स करना है, एक एक से कंपेयर करेंगे, जहां मैचिंग हो जाए सर्चिंग एलिमेंट के साथ वही इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। तो मैंने कहा इसको लिख के दिखा, तो इसको नॉर्मली लिख के दिखा, तेरा सॉल्व करने का तरीका क्या था। तो तुमने कहा मैंने बनाया सर्च, मैं अपनी एल्गो बना रहा हूँ सर्च, उसमें मुझे क्या क्या चाहिए सर, एक तो इनपुट चाहिए एरे भाई जिस पर मुझे सर्च करना है, और एक सर्चिंग एलिमेंट चाहिए, मुझे दो वैल्यू चाहिए। तो कभी भी जब एल्गोरिथम आप एग्जाम में स्पेसिफाई करोगे तो बताओ इनपुट क्या है, तुमने कहा एरे और सर्च इनपुट है आपका, ठीक है। तुमने अपना पहला स्टेप बताया क्या कि हम सर रिपीट करेंगे, पूरे एरे को रिपीट करेंगे जब तक स्टैक का साइज क्या ना हो जाए, जब तक आपके इंडेक्स की वैल्यू 4 के बराबर हो जाए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंडेक्स 0 से लेके 4 तक जा सकता है। तो तुमने कहा पहला स्टेप सेट इंडेक्स कॉलन इक्वल टू 0, आपने अपना पहला इंडेक्स सेट किया 0, इनिशियली इंडेक्स 0 है। सेकेंड स्टेप क्या था, रिपीट, आप एक एक एलिमेंट से कंपेयर करते हो कब तक, जब तक एरे के साइज के बराबर। रिपीट स्टेप थर्ड until index less than equal to add dot size, कि भाई जब तक आप स्टेप को रिपीट करो जब तक स्टैक इंडेक्स की वैल्यू लेस देन एड डॉट साइज है। एड डॉट साइज मतलब एरे का साइज रिटर्न करेगा आपको। तो अगर मैं यहाँ पे कॉल करूँ एड डॉट साइज, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मुझे रिटर्न करेगा कितना 5, बट मेरी इंडेक्स की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है 0 से लेके 4 तक, क्योंकि जब साइज 5 है तो मैक्सिमम इंडेक्स 0 से लेके 4 तक जा सकता है, ठीक है। तुमने कहा मैं तीसरा स्टेप रिपीट कर दूँ, तीसरा स्टेप के कंपैरिजन का, जब तक इंडेक्स लेस देन एड डॉट साइज। उन्होंने कहा ठीक है। थर्ड स्टेप उन्होंने पूछा बता क्या है, मैंने कि थर्ड में कंपेयर कर रहे हैं, इफ एर ऑफ इंडेक्स, भाई एरे के अंदर पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू अगर बराबर है इक्वल टू सर्च, इफ एर में पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू सर्चिंग एलिमेंट के बराबर है, देन रिटर्न इंडेक्स, भाई रिटर्न कर दो इंडेक्स वैल्यू। तुमने कहा कि भाई हमें क्या करना है, एरे दे रखा है उसमें इस पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है। तो मेरे दिमाग में क्या था, अच्छा सर हम सर्चिंग 0 इंडेक्स से लेके जाएंगे और एंड तक चलेंगे। तो मैंने इंडेक्स को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, फिर कहा मैं तीसरा स्टेप जहाँ मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ वो रिपीट करूँगा जब तक इंडेक्स की वैल्यू एड डॉट साइज से कम है। तीसरा स्टेप क्या कहता है, अगर एर का इंडेक्स एरे में पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू अगर वो सर्च के बराबर है, देन रिटर्न इंडेक्स को रिटर्न करो, एल्स अगर ऐसा नहीं है, तो क्या करो, इंडेक्स को बढ़ाओ, भाई नेक्स्ट वाले से चेक करो, इंडेक्स +1 देन सेट। तो लिखने का तरीका है थोड़ा सा, बस इंडेक्स को क्या करो, इंडेक्स को बढ़ा दो। फोर्थ स्टेप क्या, ये कब तक चलता रहेगा, तीसरा स्टेप रिपीट करता रहेगा, कब तक, या तो एलिमेंट मैच हो गया तो ये रिटर्न कर देगा इंडेक्स, या अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट लिख के लिख दो गो टू स्टेप 4, भाई जैसी मिल जाए तुम चौथे स्टेप पे चले जाओ। अगर एलिमेंट मैच नहीं हुआ तो इंडेक्स को बढ़ाओ, नेक्स्ट इंडेक्स पे लेके आओ। चौथा स्टेप क्या कहता है, वो कहता है भैया स्टॉप हो जाए, लास्ट काम करने का तरीका। तो मैंने कहा बस सिंपल सा यही एल्गोरिथम है। तो एल्गोरिथम क्या है, इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप। अगर मैं आपको बोलूं तो मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि इस पर्टिकुलर एरे में एक एलिमेंट को सर्च करना था। तो मैंने अपना तरीका क्या बताया, भाई 0 इंडेक्स से चालू करो, एक एक एलिमेंट से कंपेयर करते चलो, जैसे मिल जाए रुक जाओ, इंडेक्स मेरे को मिल गया यही रिटर्न कर देंगे। अरे चीज समझ में आती है। तो तुम्हारा यही तरीका था, इसी को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। अब ये लिखा किसमें, रन तो हो नहीं सकता, तो एल्गोरिथम हमेशा लिखी जाती है सूडो कोड में, सूडो कोड, ठीक है। सूडो कोड होता क्या है, तो एल्गोरिथम क्या है, सूडो कोड में लिखी जाती है। सूडो कोड होता क्या है सर, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट, भाई प्रोग्रामिंग में जैसे लिखते हो प्लस इंग्लिश उसका मिक्सचर होता है। तो सूडो कोड में अगर आपसे बोलूं तो एल्गोरिथम ऑलवेज रिटन इन अ सूडो कोड, याद रखना। सूडो कोड क्या होता है, इज अ मिक्सचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्लस प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट।
कंस्ट्रक्ट मतलब जिससे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी बनी हुई है, जैसे आपने लिखा एरे ऑफ इंडेक्स, दैट्स अ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। आपने लिखा इफ, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट, जिसे आप कीवर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने क्या कहा, एल्गोरिथम क्या है बेसिकली, अगर मैं आपसे फाइनली समझ करूं तो एल्गोरिथम क्या है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप 1 2 3। ये एल्गोरिथम इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप। इफ यू फॉलो दीज स्टेप्स देन यू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो मैं कह सकता हूँ एल्गोरिथम कोई नई चीज नहीं है, मेरा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है। अब किसी चीज़ को सॉल्व करें तो आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व काम प्रोसीड करोगे। तो अगर मैं अब आपसे एल्गोरिथम की डेफिनेशन पूछूं तो एल्गोरिथम कुछ नहीं है, एल्गोरिथम ऑलवेज रिटन इन अ सूडो कोड, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ स्टेप। इफ यू फॉलो दीज स्टेप देन यू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इसी को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। दैट्स कुछ नई चीज़ नहीं है, काम करने का तरीका है बस। आपके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लॉजिक को, जिसको आप सूडो कोड में लिख रहे हो, दैट्स कॉल्ड एल्गोरिथम। तो अगर मैं इसको फाइनली सम अप करूं तो एल्गोरिथम क्या है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एल्गोरिथम, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने कहा सर एल्गोरिथम कोई नई तरीका नहीं है। तो एल्गोरिथम के अंदर पहला पॉइंट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। If you follow these steps, then you solve a particular problem. पहला point, then you solve a particular problem. उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। पहला point, algorithm is a sequence of steps. If you follow these steps, then you solve a particular problem. पहली property. Second, algorithm always written in a pseudocode. In a pseudocode. Always written in a pseudocode. हमेशा एल्गोरिथम किस में लिखी जाती है, pseudocode फॉर्म में लिखी जाती है। सेकंड चीज, थर्ड चीज क्या, हर एल्गोरिथम के साथ कुछ ना कुछ इनपुट होगा और कुछ ना कुछ आप आउटपुट प्रोड्यूस करोगे। जैसे हमने अपनी एल्गोरिथम सर्च लिखी थी तो उसके अंदर मैंने इनपुट क्या दिया था, एरे, और जिसको सर्च करना है तो हम कह सकते हैं एल्गोरिथम। इसके अंदर दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, हर एल्गोरिथम के अंदर कुछ इनपुट होगा और कुछ आप आउटपुट प्रोड्यूस करोगे। थर्ड पॉइंट लिख सकता हूं मैं, ईच एल्गोरिथम should have some input and produce some output। भाई हर एल्गोरिथम के अंदर कुछ ना कुछ तो इनपुट होगा, कुछ ना कुछ आप आउटपुट यूज करेंगे, ये भी प्रॉपर्टी होगी। तीसरी चीज क्या, जब आप कोई स्टेप, आपने बोला एल्गोरिथम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो स्टेप्स है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि अगर आपने स्टेप कुछ ऐसा लिखा, फॉर एग्जांपल आपने लिखा a इंटू बी प्लस सी, ठीक है। अब एक बंदा क्या कह सकता है कि भाई मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे रीड आउट करता हूं कि मैं पहले b प्लस सी को ऐड कर लेता हूं फिर इसका मल्टीप्लाई करता हूं। एक बंदे ने ये कहा कि मैंने पहले b प्लस सी को ऐड किया देन ये से मल्टीप्लाई किया, इस एक्सप्रेशन को जो ने सोचा। दूसरे बंदे ने कहा नहीं भाई मैं इस एक्सप्रेशन को कुछ ऐसा सोचूंगा, क्या a इंटू बी प्लस सी, मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा देन एडिशन करूंगा। तो उन्होंने कहा एक ही एक्सप्रेशन के, एक ही स्टेटमेंट के आप एक से ज्यादा मीनिंग निकाले, इसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी, कंफ्यूजन। कि अगर आप एक ही एक्सप्रेशन को दो डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करो, तो उन्होंने कहा एल्गोरिथम में ऐसा नहीं होना चाहिए। एल्गोरिथम में हर स्टेप अनएम्बिगियस होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और इजी टू एनालाइज होना चाहिए। तो मैंने कहा चौथा पॉइंट क्या लिख सकता हूं, every step in an algorithm should be unambiguous। मतलब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हर स्टेप क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, उसका केवल एक ही इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। अनएम्बिगियस मतलब नो कंफ्यूजन, तो हर स्टेप क्या होना चाहिए, अनएम्बिगियस होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, एवरी स्टेप शुड बी इजी टू एनालाइज। हर स्टेप क्या होना चाहिए, इजी टू एनालाइज होना चाहिए, कि आप इजीली उसको एनालाइज कर सको।
तो उन्होंने कहा सिंपल सी चीज़ समझ में आई, एल्गोरिथम बेसिकली क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अपना तरीका है। वो तरीका नंबर ऑफ स्टेप्स से बना है, तो हम बोल सकते हैं एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। इफ यू फॉलो दीज स्टेप्स देन यू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सर समझ में आता है। फिर मैंने आपसे बोला कि वो एल्गोरिथम हमेशा किस में लिखी जाती है, सूडो कोड में। उन्होंने कहा सही है सर। तीसरा मैंने क्या लिखा, हर स्टेप शुड बी अनएम्बिगियस, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हर स्टेप का एक केवल और केवल एक यूनिक इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कंफ्यूजन थी, बंदा कहता मैं पहले बी प्लस सी करूँगा फिर उसको मल्टीप्लाई करूँगा, दूसरे ने कहा नहीं मैं तो ए इंटू बी करूँगा फिर ऐड करूँगा। तो उन्होंने कहा इसकी कंफ्यूजन को हटाओ। इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए आप ब्रैकेट लगा देते हो अपने एक्सप्रेशन में। अगर बंदे ने सीधा अपने एक्सप्रेशन में ऐसे लिख दिया ए इंटू बी प्लस सी, तो मैं कंफ्यूज ही नहीं हूँ, मुझे पता है सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा देन एडिशन होगा। तो इसलिए ब्रैकेट्स यूज किया था कि अनएम्बिग्यूटी प्रोवाइड करने के लिए। चीज समझ में आती है। तो ये होता है एल्गोरिथम। अब देखो तुम्हारे एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग तुमने अगर डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ये वर्ड मुझे समझ में आ गया और ये आपको एक दो क्वेश्चन देके जाएगा पक्का बात है। अब उन्होंने बोला सर एल्गोरिथम के अंदर हमें समझ में आया कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो तुमने कहा यार सर जब मैं कोडिंग कर रहा था अपनी किसी भी चीज को करने के, मेरे पास सर अगर एक से ज्यादा तरीके हैं, भाई किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेरे पे एक से ज्यादा तरीके हैं। मतलब क्या, मेरी कोई प्रॉब्लम स्टेट है P1, इसको मैं 3 डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, A1 तरीके से, A2 तरीके से और A3, मतलब उसके 3 डिफरेंट एल्गोरिथम हो सकते हैं। तो सर मैं किस एल्गोरिथम को सेलेक्ट करूँ? क्वेश्चन भी सही है यार, उसका जेन्युइन है कि उन्होंने बोला किसी भी काम को करने के एक से ज्यादा तरीके पॉसिबल है, तो कौन सा तरीका मुझे ऑप्ट करना चाहिए। तब पिक्चर में आता है कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट। भाई जो एल्गोरिथम इजी होगी, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, हम उसी एल्गोरिथम को सेलेक्ट करेंगे। मतलब क्या, मैंने बोला कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। तो कौन सी बेस्ट है, ये कैसे एनालाइज करें, तब मैंने कहा तब पिक्चर में आएगा कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्सेप्ट। कॉम्प्लेक्सिटी बताता है कि पर्टिकुलर एल्गो को किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उस पर्टिकुलर एल्गो की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। उन्होंने कहा अच्छा, मतलब क्या कि सर एक कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए, वो तो आप 5th सेम में पढ़ोगे। बट उन्होंने कहा कॉम्प्लेक्सिटी ये पिक्चर में कब आई, तो मैंने क्या कहा कि भाई किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, उसमें से कौन सा बेस्ट है वो डिपेंड करता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे। जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी वही हमारी एल्गोरिथम बेस्ट होगी सिलेक्ट करने की। तो उन्होंने बोला कॉम्प्लेक्सिटी की भी 2 कैटेगरी है। कॉम्प्लेक्सिटी भी 2 टाइप की होती है, एक होती है रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम कॉम्प्लेक्सिटी भी 2 टाइप की, रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। भले ही आज के टाइम में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे हमारा ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, क्योंकि आजकल स्पेस अवेलेबल है। डिपेंड आजकल हमारा मेन कंसर्न क्या है, रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या एग्जीक्यूशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उन्होंने कहा किसी भी एल्गो की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली बताती है कि उस पर्टिकुलर एल्गो के लिए कितना स्पेस रिक्वायर्ड है। भाई एल्गो को आपने बोला कि एक वर्ड बोला आपने एल्गो, ये है स्टेप्स सूडो कोड में लिखा हुआ है, रिटर्न इन अ सूडो कोड। उन्होंने कहा ठीक है सर। तो मैंने कहा कि भाई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहता है कि पर्टिकुलर एल्गो स्पेस कितना लेगी। तो सर जब सूडो कोड में लिखा हुआ है तो हम सर स्पेस कैसे कैलकुलेट करें। भाई एक्चुअल स्पेस तो तब मिलेगा जब आप इस एल्गो को इक्विवेलेंट कोड में कन्वर्ट करो, क्योंकि एल्गो है सूडो कोड में, वो तो रन हो नहीं सकती। रन को क्या चीज होगी जब हम इस कोड एल्गो को कोड में कन्वर्ट करें। बट हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। तो उन्होंने क्या कहा, तुम्हारी एल्गो में अगर आपने कोई डाटा स्ट्रक्चर यूज किया है कि भाई हम जैसे कोडिंग करेंगे आगे जाके तो हम मैप देखते हैं, तुम्हारा वेक्टर देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर एल्गोरिथम के अंदर आपने अपने स्टेप्स में कभी भी कोई डाटा स्ट्रक्चर यूज किया है तो वो डाटा स्ट्रक्चर आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेगा। मतलब क्या कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं है कि एल्गो में अगर आपने एल्गो लिखा हुआ सूडो कोड में, अगर आपने कोई डाटा यूज किया है डाटा स्ट्रक्चर, तो वो उस एल्गो की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिसाइड करता है। इफ वी यूज एनी डाटा स्ट्रक्चर,
भैया आपने अपनी प्रॉब्लम एल्गो के अंदर अगर तुमने वेक्टर यूज़ किया है या मैप यूज़ किया है, तो वेक्टर या मैप स्पेस लेंगे तो वो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिसाइड करते हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गो की क्या होती है, अगर इफ यू यूज एनी एक्सटर्नल डाटा स्ट्रक्चर तो दैट फॉर्म द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। तो हम चाहेंगे कि हम ऐसे एल्गो लिखें जिसमें हम कम से कम कोई डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करें, एल्गो एक्सटर्नल डाटा स्ट्रक्चर कोई कम से कम यूज़ करें, हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम होनी चाहिए। बट मैंने क्या कहा कि अब आपका मेन कंसर्न स्पेस पे नहीं है, मेन कंसर्न है रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सर अगर एल्गो लिखा हुआ है सूडो कोड में तो सर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे निकालते हैं? तो मैंने कहा रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं है, अप्रॉक्सीमेशन होता है कि आपकी पर्टिकुलर एल्गो अप्रॉक्सीमेटली कितने टाइम में एग्जीक्यूट होगी। टाइम नहीं, वो इनपुट साइज के साथ लिंकअप शो करता है। तो मैंने क्या बोला कि रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अप्रॉक्सीमेशन होता है आपका, अप्रॉक्सीमेशन होता है, बेसिकली बताता है कि आपका कोड का बिहेवियर कैसा है, कि जैसे अगर आप इनपुट का साइज चेंज करोगे तो रन टाइम किस ऑर्डर में चेंज होगा, यही आपकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। मतलब क्या कि सर हमने वर्ड सुना है कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, बिग ऑफ एन स्क्वायर, मतलब ये इंटरप्रिटेशन क्या कह रहा है? अगर मैं कहता हूँ मेरी A1 की कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन स्क्वायर, तो इस इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि अगर मैं इनपुट का साइज चेंज करूंगा तो मेरा जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो एन स्क्वायर के ऑर्डर में चेंज होगा। अच्छा, मतलब क्या, रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी केवल आपके बिहेवियर एनालिसिस के लिए होता है कि पर्टिकुलर एल्गो में अगर इनपुट का साइज आप चेंज करोगे तो रन टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम किस ऑर्डर में चेंज होगा, उसी के लिए हम यूज करते हैं रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट। तो अगर लिखा हुआ है कि A1 की कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ एन स्क्वायर, बिग O है एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये केवल मैं भी एग्जाम पर्पज से बना रहा हूँ, इतनी डिटेलिंग में नहीं जा रहा, बट तुम्हारे दिमाग में थोड़ा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो हमने कहा था लिखा हुआ है कि A1 एल्गो की कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ एन स्क्वायर, तो इसका मतलब कि A1 में अगर इनपुट का साइज आप चेंज करोगे तो रन टाइम एन स्क्वायर ऑर्डर में चेंज होगा। उन्होंने कहा अच्छा कैसे निकालेंगे अभी देखेंगे, बट अभी मैंने इसका इंटरप्रिटेशन का मतलब बताया। तो हम चाहेंगे क्या कि सर आपने बोला कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक से ज़्यादा तरीके, एक से ज़्यादा एल्गोरिथम है, तो हम कौन सी एल्गो सेलेक्ट करें वो डिपेंड करेगा कि जिसकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। मतलब क्या, मैंने कहा कि मेरे को P1 प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, उसके लिए एक तो A1 है एल्गो जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, कैसे आ रही है अभी वो छोड़ो, बट मान के चलो कि हाँ आ रही है। दूसरी एल्गो है A2 जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, तीसरी एल्गो A3 जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी लिखी हुई है बिग O ऑफ वन, इसको बोलते हैं कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि यहाँ पे n नहीं दिख रहा है, n मतलब इनपुट साइज। तो A3 एक ऐसी एल्गो है जो इनपुट साइज से इंडिपेंडेंट है, कितना दो वो हमेशा फिक्स साइज में ही आपका टाइम में आउटपुट देगी, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी, कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब ये A3 एल्गो, ये बोला है बिग O ऑफ वन, इसका मतलब A3 एल्गो की रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इनपुट साइज n से इंडिपेंडेंट है, तुम कितना ही इनपुट दो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिक्स टाइम में आपको आउटपुट बता देगी, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी फिक्स है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी। एक है बिग O ऑफ एन स्क्वायर, एक है n और एक है 1। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई P1 को सॉल्व करने के लिए तुम्हारी सबसे सुटेबल कॉम्प्लेक्स एल्गो कौन सी होगी, तुमने कहा सर A3 मैंने पूछा क्यों, तुमने कहा सर ये तो इनपुट से इंडिपेंडेंट है, अब इनपुट तुम 10 साइज ले लो या इनपुट तुम 1000 एलिमेंट ले लो, ये फिक्स टाइम में आउटपुट देगी। उन्होंने कहा ये सही है, तो उन्होंने कहा इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। भाई जब किसी काम को करने के एक से ज़्यादा तरीके तो आप क्या करो कि सर उनकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो, कैसे निकालेंगे अभी नेक्स्ट में देखेंगे, फिर एनालाइज करो कि किसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम है, जिसकी कम है वही एल्गो मान ली बेस्ट सुटेबल है, हम उसी को सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने कहा ये ठीक है। तो तुमने क्या बोला कि कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी चीज़ की, किसी भी एल्गो की कॉम्प्लेक्सिटी दो टाइप की होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एल्गो की बताती है कि वो पर्टिकुलर एल्गो मेमोरी में कितना स्पेस लेगी, रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताती है कि इस एल्गो में जब इनपुट में तुम कुछ चेंज करोगे तो रन टाइम किस ऑर्डर में चेंज होगा, तो वो होती है आपकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उन्होंने कहा रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, तो मैंने कहा कि रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या है, अप्रॉक्सीमेशन है, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू बताती है कि अप्रॉक्सीमेटेड अगर इनपुट में ऐसा चेंज करोगे तो इस ऑर्डर में आपका एग्जीक्यूशन टाइम चेंज होगा, एग्जैक्ट नहीं बताती कॉम्प्लेक्सिटी कभी।
रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अप्रोक्सीमेशन है तुम्हारा। तुमने कहा सर समझ में आया। अब दिमाग में क्वेश्चन आया, सर ये बताओ, आपने यहाँ तो लिख दी कि बिग O ऑफ एन स्क्वायर, ये सर ये निकाली कैसे? तो अब हमारे क्वेश्चन दिमाग में दो चीज क्या है सर। सबसे पहले तो ये बताओ बिग O क्या है, इसको कैसे स्पेसिफाई करें, और फिर बताओ ये एन स्क्वायर आया कैसे, ये दो चीज बताओ। तो मैंने कहा इसके लिए आपको दो चीज पता होनी चाहिए। बिग O मतलब एसिम्प्टोटिक नोटेशन, कि रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लिखने का तरीका, कि आप अप्रोक्सीमेशन रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेसिफाई कैसे करते हो, तो हम उसके लिए यूज करते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन, जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है आपको समझाना। क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि मैंने देखा है कि प्रीवियस ईयर्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन होता क्या है। फिफ्थ टाइम में और डिस्कस कर लेंगे आगे। अभी एग्जाम के पर्पज से देखो, एसिम्प्टोटिक नोटेशन सर ये होता क्या है? मैंने क्या कहा, एल्गो के अप्रोक्सीमेशन बताते हो। एल्गो क्या है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है, उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। अब मैंने कहा एल्गोरिथम भाई एक ही काम को करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं। तुमने कहा कौन सा बेस्ट है, तो मैंने कहा उसके दिमाग तक पिक्चर में आएगी कॉम्प्लेक्सिटी। फिर मैंने बोला कॉम्प्लेक्सिटी भी दो टाइप की होगी, फिर उस एल्गो की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, उस पर्टिकुलर एल्गो की रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो मैंने बोला रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज़ करते हो एसिम्प्टोटिक नोटेशन। तो मैंने कहा पहला पॉइंट, एसिम्प्टोटिक नोटेशन यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्पेस, रिप्रेजेंट रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गो, ठीक है। थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड पता होना चाहिए, तब चीज़ों को पढ़ने में इजी लगता है। जैसे मैं आपको सारी यूनिटें पढ़ाऊंगा, तो जब मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा तो आपको समझ में आएगा, और एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास हमें तीन एसिम्प्टोटिक नोटेशन को डिस्कस करना है। तीन टाइप के एसिम्प्टोटिक नोटेशन होते हैं। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन तीन टाइप के जो हमें देखेंगे अभी। फर्स्ट बिग O नोटेशन, बिग O नोटेशन, इसे हम लिखते हैं बिग O बना के, ठीक है। सर इसका मतलब क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है बिग O नोटेशन अपर बाउंड। मतलब क्या, इसे मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ। ये देखो, आपने कोई एल्गो लिखी है अपनी, ठीक है, ये मेरी एक एल्गो है, मैंने कहा ये मेरी एफ है, एफ पर्टिकुलर मेरी एल्गो की कॉम्प्लेक्सिटी, ये GN है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, बिग O नोटेशन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किसी एल्गो का अपर बाउंड, मतलब कि किसी एल्गो की रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अपर बाउंड, कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ये वर्स्ट केस है, इतनी मैक्सिमम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, उसको हम बोलते हैं बिग O अपर बाउंड। तो बिग O नोटेशन यूज करता है अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम, कॉम्प्लेक्सिटी अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम, कि किसी भी एल्गोरिथम की अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप बिग O नोटेशन यूज करते हो। तो मैंने क्या कहा कि भाई ये जो पॉइंट है, इसको मैंने बोला n, ये किया जाता है इनपुट साइज में, इनपुट साइज, क्योंकि मैंने बोला रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा क्या लिंक करेगा कि इनपुट चेंज करने पे आपका एग्जीक्यूशन टाइम कितना चेंज हो रहा है, उसी के लिए हम कॉम्प्लेक्सिटी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैंने बोला इस n0 पॉइंट के बाद ये GN की वैल्यू हमेशा FN से बड़ी है, तो मैं कह सकता हूँ GN हमेशा अपर बाउंड है FN का। FN मेरी जो रन टाइम, मैं जिस एल्गो की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने कहा FN का अपर बाउंड हमेशा GN है, लेकिन किस पॉइंट के पास? तुमने कहा n0 के बाद। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि इस FN का अपर बाउंड है बिग O ऑफ GN। उन्होंने कहा बिग O ऑफ GN अपर बाउंड है किसका? तुमने कहा FN का। उन्होंने कहा ठीक है, if and only if कब हमेशा GN FN का अपर बाउंड काम कर रहा है? जब इनपुट है n, जब n की वैल्यू इनपुट साइज n0 से बड़ा। तुमने क्या कहा? मैंने कहा एसिम्प्टोटिक नोटेशन बेसिकली क्या रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए यूज कर रहे हो। बिग O नोटेशन होता है अपर बाउंड, जो रिप्रेजेंट करता है इस एल्गोरिथम की अपर बाउंड क्या है, मतलब
इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कभी भी उस फंक्शन से ज़्यादा नहीं हो सकती। अपने ग्राफ में देखो एफ एन की वैल्यू, ये जो आपकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिखा रहा है एफ एन, इसका ग्राफ ये आपका बता दे टाइम, ये इनपुट साइड और वाई एक्सिस में होता है आपका टाइम। तो एफ एन की वैल्यू हमेशा जी एन से कम ही है, तो जी एन मेरे लिए ऐसा अपर बाउंड काम कर रहा है, बट किसके बाद, एन नॉट के बाद। तो उन्होंने कहा यहाँ पे तुम्हारा कॉन्स्टेंट भी लगा देते सी ऑफ जी एन, तो उन्होंने बोला कि बिग ऑफ जी एन, ये मेरा अपर बाउंड है जी एन किसका, एफ एन का, इफ एंड ओनली इफ, तब एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट एंड फॉर सम कांस्टेंट सी। तो उन्होंने बोला कि सी ऑफ जी एन मेरे लिए अपर बाउंड है एफ एन का, कब, जब एन की वैल्यू एन नॉट से बड़ी हो। तो बिग ओ नोटेशन रिप्रेजेंट करता है अपर बाउंड ऑफ अ एल्गोरिथम, कि भाई इस एल्गोरिथम की अपर बाउंड ये है, मतलब ये एल्गोरिथम इससे ऊपर नहीं आ सकती, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा इसके नीचे ही रहेगी। तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बिग ओ नोटेशन से। इसको लिखने का तरीका क्या है, बिग ओ ऑफ जी एन, कि ये फंक्शन जी एन अपर बाउंड है किसका, एफ एन का, कब, जब एन की वैल्यू, जो आपका इनपुट साइड है एक्स एक्सिस पे, एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। अब इसको मैथमेटिकली से लिख सकते हैं, जीरो से बड़ा, क्योंकि यहाँ पे आपका रन टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना, नेगेटिव तो ग्राफ होगा नहीं कभी। तो उन्हें जीरो से बड़ा सी ऑफ जी एन लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी एन। तो एफ एन की वैल्यू, तो ये आप बोल सकते हो ये रिलेशनशिप है, एफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी एन। हमेशा एफ एन वैल्यू जीरो से तो बड़ी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के पॉजिटिव भी हो सकती है। ये तो तुम कह नहीं सकते कि इसी एल्गो की कॉम्प्लेक्सिटी -5 है, भाई जीरो होगी 1 होगी, इनपुट साइड से लेट करना है क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम तो पॉजिटिव ही निकलना है। तो आपने क्या कहा, ये मेरा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, एफ एन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी एन। तो जी एन मेरे लिए अपर बाउंड की तरह ट्रीट करेगा, इसलिए लिखा हुआ बिग ओ ऑफ जी एन। तो जी एन अपर बाउंड है एफ एन का, कब, C is greater than 0 and n is greater than equal to n naught। बस ये आपको लिखना है बिग ओ नोटेशन के अंदर। तो बिग ओ नोटेशन किसी भी एल्गो के अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि आपका जो एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमेशा जीन से नीचे ही रहनी, कम ही रहनी है, उसको हम बोलते हैं बिग ओ नोटेशन। उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे, तो एन नॉट के बाद अगर मैं देखूं तो एफ एन हमेशा स्मॉलर ही है, तो सी ऑफ जी उसका क्या कर रहा है, हमेशा ऐसा अपर बाउंड वर्क कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन मतलब अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम, कि इसकी अपर बाउंड ये होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। सर ऐसे ही होता है दूसरा नोटेशन, तो यहीं पे मैं बना देता हूँ साइड में, इसका अपर बाउंड रिप्रेजेंट कर दिया, तो तुमने कहा सर लोअर बाउंड भी होता होगा, तब आता है ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन, तो उन्होंने ओमेगा नोटेशन क्या करता है, सर ओमेगा नोटेशन किसी भी एल्गोरिथम की लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि भाई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम इतनी तो होगी, इससे ज़्यादा हो सकती है कोई दिक्कत, लेकिन इससे नीचे नहीं जा सकती। तो बिग ओ नोटेशन रिप्रेजेंट करता है लोअर बाउंड ऑफ, तो मैं बोल सकता हूँ बिग ओ नोटेशन रिप्रेजेंट लोअर बाउंड, कि किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम की लोअर बाउंड क्या होगी, कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने कहा सिंपल सा ऐसा, मैं इनके लिए कॉम्प्लेक्सिटी, ये इस एक्स एक्सिस में इनपुट साइज एन की वैल्यू, मतलब इधर आपका टाइम कॉम्प्लेक्स टाइम। तो मैंने एक ग्राफ बनाया ऐसे, कोई सा ही बना दो कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये तो मेरी एफ एन, तो ये सी ऑफ जी एन है, किस पॉइंट के बाद, मैं कह सकता हूं इस पॉइंट के बाद। हमेशा जी एन की वैल्यू देखो एफ एन से कम ही है, तो मतलब ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लोअर बाउंड। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो ओमेगा को रिप्रेजेंट करता है लोअर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम, कि किसी एल्गोरिथम की कम लोअर बाउंड क्या होगी, कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम इतनी तो होगी, इससे ज़्यादा नहीं, इससे नीचे नहीं जा सकती। तो मैंने कहा ओमेगा ऑफ जी एन, लिखने का मतलब समझो, ओमेगा ऑफ जी एन, तो जी एन एज अ लोअर बाउंड है, किसके लिए, सर एफ एन के लिए, इफ एंड ओनली इफ, कब, जब एन की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट एंड सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
उन्होंने कहा ये मेरा कॉम्प्लेक्सिटी है, तो बीगो ऑफ जीएन, ओमेगा ऑफ जीएन मतलब लोअर बाउंड है किसका, एफएन का। कब, जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देख लो इस ग्राफ के अंदर जैसे एन की वैल्यू 0 हो जाती है, एन 0 एन नॉट है, उसके बाद हमेशा सी ऑफ जीएन उससे नीचे ही आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैथमेटिकली, 0 से बड़ा सी ऑफ जीएन एंड लेस देन इक्वल टू क्या, एफएन, फॉर सी ग्रेटर देन 0 एंड एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। तो मैथमेटिकली मैं ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। तो मैथमेटिकली मैंने बोला ओमेगा नोटेशन रिप्रेजेंट करता है लोअर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम का लोअर बाउंड क्या होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा नोटेशन से। बीगो नोटेशन रिप्रेजेंट करता है अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम, कि इस एल्गोरिथम का अपर बाउंड क्या होगी, क्योंकि जब भी अप्रोक्सीमेशन की बात आएगी तो बीगो नोटेशन रिप्रेजेंट करेगा अपर बाउंड। ये मैं आपको सारे नोट्स दे दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं, बस दिमाग में सेट करो। आपको बस ये ग्राफ प्लॉटिंग पे ध्यान देना है हमेशा। ये ग्राफ सही है, आपके नंबर पूरे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैथमेटिकली आपने बता दिया कि इसका मतलब क्या है। तो बीगो नोटेशन रिप्रेजेंट करता है लोअर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम, मतलब कि इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम मिनिमम इतनी हो सकती है, इससे नीचे नहीं जा सकती। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा नोटेशन से। अब आता है क्या, सर हमने एल्गोरिथम का अपर बाउंड बता दिया, एल्गोरिथम का लोअर बाउंड बता दिया, अब आता है इनके बीच में, तब आता है थीटा नोटेशन, थर्ड वन। उन्होंने कहा थीटा नोटेशन क्या होता है, भैया थीटा नोटेशन रिप्रेजेंट करता है क्या, इक्विवेलेंट, जिसको हम बोलते हैं थीटा नोटेशन। मतलब क्या, समझो ये ग्राफ है आपका, ये बना दिया, तो मैं आपसे पॉइंट ढूंढता हूं क्या, ये मेरा एफ है, C1 ऑफ Gn, C2 ऑफ Gn, ठीक है। तो मैंने कहा होगा थीटा नोटेशन रिप्रेजेंट करता है जब आपका फंक्शन एफ, आपकी एल्गोरिथम वो दो फंक्शन के बीच में सैंडविच हो जाए, मतलब उसके बीच में लाई करे। तो थीटा नोटेशन रिप्रेजेंट करता है सैंडविच फॉर्म। मतलब क्या, अगर कांस्टेंट की वैल्यू चेंज कर दो तो उसके लिए एज अपर बाउंड ट्रीट करेगी, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करो तो वही फंक्शन उसके लिए एज अ लोअर बाउंड ट्रीट करने लगे। उन्होंने कहा इसको लिखे कैसे मैथमेटिकली, मैंने कि थीटा ऑफ जीएन इक्वल टू, कि ये आपका थीटा नोटिस, थीटा इक्विवेलेंट है किसके, एफएन के। कब, इफ एंड ओनली इफ। तुमने कहा सबसे पहले तो सर ये पॉइंट ढूंढो, ये तुमने कहा एन नॉट, इस एन नॉट के बाद C1 ऑफ जीएन तो हमेशा बड़ा है, C2 ऑफ जीएन हमेशा छोटा है उससे। तो तुमने कहा अपने ग्राफ में हमें एक ऐसा इनपुट साइन मिला जिसके बाद जीएन फंक्शन है द थीटा इक्विवेलेंट मेरे लिए काम कर रहा है। मतलब क्या, अगर मैं C1 या C2 की वैल्यू चेंज करूं तो यही फंक्शन उसके लिए एज अपर बाउंड ट्रीट कर देगा और यही उसके लिए लोअर बाउंड ट्रीट करेगा। तो आप कह सकते हो क्या, थीटा नोटेशन में हम रिप्रेजेंट करते हैं सैंडविच फॉर्म, कि आपका जो फंक्शन है पर्टिकुलर वैल्यू है वो दो फंक्शन के बीच में सैंडविच हो रही है, इक्विवेलेंट बता रही है आपको। तो इसको कैसे लिखते हैं कि 0 से बड़ा है C2 और इसको उल्टा कर देते हैं, इसको कर देते हैं C1, इसको कर देते हैं C2। तो C1 ऑफ Gn 0 से बड़ा, Fn से छोटा इक्विवेलेंट, और Fn C2 ऑफ Gn से छोटा। फॉर किसके लिए, फॉर C1, C2 ग्रेटर देन 0 एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। तो तुम कह सकते हो Gn फंक्शन देन थीटा इक्विवेलेंट है मेरे Fn के। कब, जब C1 C2 ग्रेटर देन 0 और n की वैल्यू n नॉट से बड़ी हो। देखो इस n नॉट के बाद हमेशा C1 ऑफ Gn छोटा ही है Fn से और C2 ऑफ Gn बड़ा ही है हमेशा Fn से। तो तुमने ये बोला कि थीटा ऑफ Gn इक्विवेलेंट टू Fn, कि इसका इक्विवेलेंट है कब, जब C1 ऑफ Gn 0 से बड़ा हो, Fn से छोटा और बराबर हो, और Fn किससे बड़ा हो, छोटा हो, C2 ऑफ Gn से। तो Fn फंक्शन Gn के बीच में सैंडविच हो रहा है जब आप C1 C2 की वैल्यू आप चेंज करते हो। तो ये करता है थीटा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रिलेशनशिप आपकी। तो हमने कहा कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या है, अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि हमारी एल्गो है सूडो कोड में लिखी हुई है, तो उसको अप्रोक्सीमेशन को लिखने के लिए हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। फिर हमने बोला हमारे पास तीन एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, बीगो नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन। बीगो नोटेशन रिप्रेजेंट करता है अपर बाउंड ऑफ एन एल्गो, मतलब कि किसी आपकी एल्गो की कॉम्प्लेक्सिटी इस पर्टिकुलर
फंक्शन से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो हम उसको बोलते हैं अपर बाउंड। तो मैंने जब लिखा था क्या कि भाई A1 की, तुमने लिखा कि A1 की कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन स्क्वायर। बिग ऑफ एन स्क्वायर मतलब क्या कि इस A1 एल्गो की कॉम्प्लेक्सिटी कभी भी एन स्क्वायर से आगे नहीं हो सकती, ये इसका अपर बाउंड की तरह ट्रीट कर रहा है। तो मेरी हमेशा एल्गो की कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर से कम ही रहेगी इसका भी। तो वही रिप्रेजेंट करता है बिग O अपर बाउंड, कि किसी पर्टिकुलर एल्गो की अपर बाउंड क्या होगी, इससे नीचे ही रहने वाली। ओमेगा नोटेशन करता है लोअर बाउंड, कि किसी पर्टिकुलर एल्गो की लोअर बाउंड क्या रहेगी, हमेशा उससे ऊपर ही रहेगी उस पर्टिकुलर एल्गो की कॉम्प्लेक्सिटी। थीटा इक्विवेलेंट मतलब कि जब आपकी एल्गो की कॉम्प्लेक्सिटी दो फंक्शन के बीच में सैंडविच हो रही है तो हम यूज करते हैं थीटा नोटेशन। बट नॉर्मली हमारा काम किससे चलता है सर, अभी तो हमें बेगो नोटेशन पे ध्यान देना है। अभी तो हमें केवल कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि ये चीज़ एक्चुअल में चल क्या है, चीज़ समझ में आती है। तो मैंने अभी तक आपको क्या समझाया, क्या डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्गोरिथम क्या है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, एसिम्प्टोटिक नोटेशन पे काफ़ी देर का वीडियो हो जाएगा अगर मैं इसकी डिटेलिंग में जाने लगा। तो बस अभी दिमाग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एसिम्प्टोटिक नोटेशन represent the runtime complexity of an algorithm. This is an approximation, approximated runtime. Actual runtime नहीं, approximated behavior analysis के लिए आप इसको asymptotic notation को यूज करते हो। तो अगर मैं इसके थ्योरी पॉइंट ऑफ, फिर asymptotic notation हम तीन पढ़े, बेगो अपर बाउंड रिप्रेजेंट करेगा एल्गो का, ओमेगा लोअर बाउंड, थीटा इक्विवेलेंट सैंडविच। तो तुमने कहा ठीक है सर, अब इसकी अगर हमें थ्योरी लिखनी है, ये डायग्राम पे ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिनसे तुम्हारा काम निकले। तुमने कहा चलो सर सही है, सब थोड़ा बहुत समझ में आ गया, और मैंने कहा कि आपको यही एग्जाम में मिलेगा, एज इट इज मिलेंगे लिखने के लिए, तो आपको एसिम्प्टोटिक नोटेशन पता होना चाहिए। तुमने कहा चलो सर सही है, मैंने कहा मैं इसकी असाइनमेंट नोट दे दूंगा। अब तुम्हारा बात है दिमाग में क्या, सर एल्गो की कॉम्प्लेक्सिटी निकाले कैसे अप्रोक्सीमेटेड। मैंने कहा सुन, मैं अभी एक कोड ऐसे एल्गो लिख रहा हूँ, तो मैं उसको बताता हूँ उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, अप्रोक्सीमेटेड कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालूंगा। मेरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मेरी एल्गो क्या है कि वही कि भाई मुझे कोई एरे दे रखा है 2, 5, 10, 7, 13, मुझे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करने की एल्गो लिखनी है। जो अभी हमने पहला एग्जांपल पढ़ा था उसी को मैं दोबारा सर्च करूंगा। तो तुमने कहा हमने सर्च की एल्गो बना रहे हैं, इनपुट क्या दिया, एक एरे और एक दे दिया सर्च, जिसको वैल्यू को सर्च करना है, सर्च वैल्यू या वैल्यू देता हूँ, ठीक है, इसको हम सर्च कर रहे हैं, तो हमें इसके एल्गो लिखनी है। तो मैंने कहा फर्स्ट स्टेप सेट इंडेक्स इक्वल टू 0, 0 इंडेक्स से हम चालू करें, ठीक है। हमने कहा सेकंड रिपीट स्टेप थर्ड व्हाइल आई इंडेक्स ग्रेटर देन लेस देन, व्हाइल इंडेक्स जब तक इंडेक्स लेस देन हो किससे, ऐड डॉट साइज से, ठीक है, जब तक लेस देन। तीसरा स्टेप क्या करता है, ये करता है कंपैरिजन कर रहा हूं, इफ एड ऑफ इंडेक्स इक्वल टू वैल, अगर वैल के बराबर है देन गो टू स्टेप 4। तो ये भी लिख सकते हो, इंडेक्स वैल के बराबर देन राइट इंडेक्स फाउंड एट पर्टिकुलर इंडेक्स एंड गो टू स्टेप 4 लिख देता हूं। देन राइट लिख दो, क्या लिख दो, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, ठीक है, ये आपने लिख दिया कि भैया एलिमेंट मिल गया। जैसे ही एर इंडेक्स की वैल्यू वैल के बराबर हो, हमने लिख दिया कि राइट एलिमेंट फाउंड एट पर्टिकुलर इस इंडेक्स पे एलिमेंट मिल गया, और गो टू स्टेप 4 हो जाओ। अगर ऐसा नहीं है, एल्स मैच नहीं होता, तो तुमने कहा सेट करो इंडेक्स की वैल्यू इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। तो ये क्या करेगा, रिपीट करता रहेगा जब तक इंडेक्स की वैल्यू एड डॉट साइज से, अगर मैच हो गया तो राइट करो क्या मिल गया और भाग जाओ ऐसे, नहीं तो इंडेक्स को बढ़ाते रहो। फोर्थ स्टेप क्या है, स्टॉप। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा इस एल्गो की कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। देखो किसी एल्गो की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, आपने बोला एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप। उन्होंने कहा ठीक है, तो किसी भी एल्गो की कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो सबसे पहले वो स्टेप आइडेंटिफाई करो जो सबसे ज़्यादा बार एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि वही आपकी एल्गो की रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इफेक्ट करेगा। तुमने कहा ये वाला स्टेप एक बार चल रहा है, अभी हमने माना हर स्टेप यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है, तो इसने कितना टाइम लिया, इसने लिया 1 टाइम 1 यूनिट।
भाई 1 यूनिट टाइम में ये स्टेप एग्जीक्यूट हो गया। अब आया सेकंड स्टेप, ये सेकंड स्टेप रिपीट करता रहेगा। कब तक? जब तक इंडेक्स की वैल्यू ऐड डॉट साइज से कम है। माना एरे के अंदर n एलिमेंट है, तो ये कितना टाइम लेगा सर? ये n यूनिट इतनी बार एग्जीक्यूट होगा भाई, जब तक तुम स्टेप 2 3 को रिपीट करते रहो। कब तक? जब तक ये कंडीशन ट्रू निकली आपकी। तो तुमने कहा अच्छा व्हाइल स्टेप लूप में इटरेट होता रहेगा। ये कितनी बार चलेगा सर? जितनी बार आपको ये कंडीशन मिलेगी हर बार चेक करेगा। तुमने कहा ठीक है सर, ये भी n यूनिट टाइम, या तो ये चलेगा या ये चलेगा। तो तुमने कहा थर्ड स्टेप, अगर मैं पूरे थर्ड को लिखूं तो ये सर n यूनिट टाइम लेगा, क्योंकि भाई इतने टाइम में आप बार बार कंपेयर करोगे। मिला, नेक्स्ट कंपेयर करो। तो मैक्सिमम कंपैरिजन कितने हो सकते हैं भाई? जितने एलिमेंट है, क्योंकि आपका वर्स्ट केस में क्या होगा, जिसको सर्च करे वो लास्ट एलिमेंट है। तो थर्ड स्टेप कितनी बार रिपीट होगा सर? पहले इससे चेक करेगा, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, कहीं तो लास्ट में जाके मैच हुआ। तो वर्स्ट केस में थर्ड स्टेप कितनी बार ले रहा है? n यूनिट टाइम। ये कितना लेगा फोर्थ स्टेप? तुमने कहा सर ये तो 1 यूनिट टाइम लेगा। तो मैंने कहा अगर टोटल टाइम निकालो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखी थी t ऑफ n फॉर्म में, ठीक है, t टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n इनपुट्स है। तो पहला कितना लिया? उन्होंने कहा सर 1 यूनिट, 1 यूनिट प्लस n यूनिट प्लस ये n यूनिट, n लिख देता हूं सॉरी, और लास्ट में लिया 1। उन्होंने कहा ठीक है, ये निकल गया 2n प्लस 2। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कि जब भी तुम प्लॉटिंग करोगे, जब भी हम कॉम्प्लेक्सिटी या ग्राफ प्लॉट करते हैं, तुमने कहा इस कांस्टेंट को वो कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो। तो मैंने बोला tn, मेरी कॉम्प्लेक्सिटी निकल गई 2 ऑफ n, ठीक है। तो हम एक बात क्या कह रहे हैं, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस tn का बिहेवियर क्या है, ग्राफ कैसे बनेगा, तुमने कहा सर tn इक्वल टू 2 ऑफ n आई। अब 2 ऑफ n हो, 3 ऑफ n हो, सर ये तो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि हमें पता है y इक्वल टू mx प्लस c, ये वाली कंडीशन होती है स्ट्रेट लाइन की। तो 2n है, 3n है, सबके साथ में क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो सर ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। अरे होगी या नहीं होगी? तो हमने क्या बोला कि जब भी आप कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हो तो वो स्टेप आइडेंटिफाई करो जो सबसे ज्यादा बार एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि वही आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को डोमिनेट करने वाला है। तुमने कहा सर निकल के आ गया मेरा t ऑफ 2n, tn इक्वल टू 2n। तो मैंने कहा कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली अप्रोक्सीमेशन है कि आप इनपुट के साइज के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहे हो। तो आप इस कांस्टेंट को भी रिमूव कर सकते हो। तो मैं बोल सकता हूँ t ऑफ n, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n लिखी कि भैया इसका अपर बाउंड ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो हम ऐसे इवेल्युएट करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को। तो जब भी किसी कोड या किसी एल्गो की कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी, या आपका एल्गो है, तो वो स्टेप आइडेंटिफाई करो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, वही आपके एल्गो को डिसाइड करेगा। तो हमने बोला ये भाई n बार चल रहा है, तो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग O ऑफ n। अरे चीज समझ में आती है? जब मैं आपको डाटा स्ट्रक्चर की कोडिंग सिखाऊंगा, अगर मैंने बनाया आपके लिए, तो उसके अंदर मैं हर कोड की एल्गो की हर कोड की कॉम्प्लेक्सिटी निकालूंगा। यहाँ पे मैं अभी एल्गो की बात कर रहा हूँ, कंपनी में आपसे वो कोड की भी कॉम्प्लेक्सिटी पूछ लेते कि ये तूने इक्विवेलेंट कोड लिखा है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बता। तो हमारा टारगेट क्या होगा, हम सबसे पहले वो फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा स्टेप सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि वही डोमिनेट करेगा मेरी कॉम्प्लेक्सिटी को, ठीक है। तो ये आपको ऐसे ही कॉम्प्लेक्सिटी को आप इवेल्युएट करते हो। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्गोरिथम क्या है, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या है, और सर कॉम्प्लेक्सिटी किसी एल्गो की लिखी कैसे जाती है। अरे चीज समझ में आती है? अब एक वर्ड और आता है जो आपके उसमें आपसे पूछा जाता है, उसके बाद में यूनिट 1 स्टार्ट करूंगा। अभी मैं केवल आपको बेसिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हर चीज होती क्या है, कि कॉम्प्लेक्सिटी लिखना इसका मतलब क्या है एक्चुअल में। अब डिटेलिंग में इतना नहीं आ रहा क्योंकि इतना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और आपको मजा भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी एग्जाम में तो आपको कभी पास होने के पर्पज से पढ़ना। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ADT, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या, पहले प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट में इस एब्स्ट्रैक्ट का मतलब समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है हाइड द अननेसेसरी डिटेल्स, हाइड द अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द एंड यूजर। मतलब क्या है, फ्रॉम द एंड यूजर। किसी को भी देखना सिंपल तरीके से
जहां भी एब्स्ट्रैक्ट वर्ड समझो, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या है, हाइड द अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द यूजर। मतलब क्या है सर, जब हम कार लेके आते हैं तो हमें वो कार में एक इंटरफेस देता है। इंटरफेस मतलब चाबी में अपनी चाबी प्लेस करो, देन स्टीयरिंग से कंट्रोल करो, तो वो इंटरफेस है। आपको नहीं पता कि चाबी में जब आप इसको स्टार्ट करते हो तो पीछे एक बैकग्राउंड में क्या होता है, वो आपसे हाइड कर लिया गया। आपको इंटरेक्ट करने के लिए उन्होंने एक इंटरफेस प्रोवाइड किया। जैसे आप मोबाइल पे व्हाट्सएप पे चालू करते हो, व्हाट्सएप पे क्लिक करते हो, तो वो आपको एक इंटरफेस देता है। उस इंटरफेस के बैकग्राउंड में क्या चीज हो रही है, कैसे आप किसी को मैसेज ट्रांसफर कर पाते हो, कैसे सॉकेट कनेक्शन हो, ये सब अननेसेसरी डिटेल आपसे हाइड कर ली, आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब या एब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइड द अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द यूजर। अननेसेसरी डिटेल को हाइड करो, केवल जो रिक्वायर्ड डिटेल है वही उसको दो, उसको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन। तो सर ये एडीटी क्या है, देखो हमने पढ़ा कि डाटा टाइप, 3 वर्ड लिखे हैं, एब्स्ट्रैक्ट, डाटा टाइप। तो डाटा टाइप तो है, डाटा का टाइप तो है, बट एब्स्ट्रैक्ट किसको किया हुआ है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के अंदर आप अपना एक नया डाटा टाइप बना रहे हो और उस पर क्या क्या फंक्शन हो सकते हो उसका केवल सिग्नेचर बता रहे हो, या केवल डिस्कशन उसका सिग्नेचर को स्पेसिफाई कर रहे हो, क्या क्या ऑपरेशन उस डाटा पे आप टाइप पे आप कर सकते हो, बट उसकी इंप्लीमेंटेशन हाइड कर रखी है। मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज अ डाटा टाइप डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर, डिफाइंड बाय द यूजर एंड what operation that can performed on it also specified with it। मतलब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के अंदर आप डेटा टाइप भी बताते हो और उस पर क्या क्या ऑपरेशन होने हो सकते हैं वो भी आप स्पेसिफाई करते हो, बट आप कहीं भी उसकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल बात नहीं करते। आप केवल डाटा टाइप और उस पर होने वाले ऑपरेशंस के डिस्कशन करते हो, बट उसकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल की रिगार्डिंग बात नहीं करते। तो इसी को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। मतलब क्या कि मैं कह सकता हूं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप in which we specify the data and the operation set of operations that can perform on it। क्या आप बताते हो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के अंदर डाटा कि वी स्पेसिफाई द डाटा कि इस एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में आप डाटा किस टाइप का सेव करो और ऑपरेशंस के ऊपर हो क्या कर सकते हैं, बट यू आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट इंप्लीमेंटेशन डिटेल। आप उसकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल की रिगार्डिंग डिस्कशन नहीं करते, ये केवल एक कॉन्सेप्चुअल व्यू पे एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे आप डिस्कशन कर रहे होते हो कि भाई मेरा लिस्ट डाटा टाइप है, उसके अंदर मैं ये कर सकता हूँ, या मेरा स्टैक एक डाटा टाइप है, उसके अंदर मैं पुश कर सकता हूँ, पॉप कर सकता हूँ। तो मैंने इस स्टैक डेटा टाइप में इसके अंदर ये बताया कि पुश कर सकता हूँ, पॉप कर सकता हूँ, उसकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल रिगार्डिंग डिस्कशन नहीं है कि ये हो सकता है। तो हम उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, जिसके अंदर वी कैन स्पेसिफाई द डाटा, क्या डाटा उसमें सेव होगा और क्या क्या ऑपरेशन उसके ऊपर हो सकते हैं। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि स्टैक एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, तो मैं क्या बताऊंगा कि भाई स्टैक इस पे मैं क्या क्या ऑपरेशन कर सकता हूं। मैंने कहा मैं इस पे पुश कर सकता हूं, इस पे पॉप कर सकता हूं, इस पे पीक फाइंड आउट कर सकता हूं, टॉप फाइंड आउट कर सकता हूं, ये ऑपरेशन कर सकता हूं इस डाटा टाइप के ऊपर। कैसे करूंगा इसका डिस्कशन नहीं है। तो केवल मैं अगर आपसे बोलूं कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप सिंपली क्या है, वो आपका एक नया डाटा टाइप और उसको होने वाले ऑपरेशन को स्पेसिफाई करता है, बट इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स रिगार्डिंग डिस्कशन नहीं होता। दैट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इसका हम डिस्कशन केवल क्या करते हैं, किसी प्रॉब्लम को देख के कि भाई अगर मुझे बहुत सारा डाटा सेव करना है और उस पर मोस्टली ऑपरेशन मेरे जो लास्ट में इंसर्ट हो उसी पे ऑपरेट करने हैं, तो हम कहेंगे हम स्टैक डाटा टाइप को यूज कर सकते हैं, उस पर पुश और पॉप होता है। तो आप एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के अंदर अननेसेसरी डिटेल यूजर से हाइड करो, आप केवल ये बताओ कि आप उस पर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, उसकी इंप्लीमेंटेशन रिलेटेड डिटेल डिस्कशन नहीं होती, उनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। खुद समझने की कोशिश करो ना, डेटा टाइप है और एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट किसको कर सकते हो, हाइड किसको कर सकते हो, सर उनको होने वाले ऑपरेशंस की डिटेल थ्रू। तो उन्होंने भी यही बोला एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में
वी कैन स्पेसिफाई द ऑपरेशन बट नॉट इट्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। तो मैं कह सकता हूं इन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ADT वी डोंट स्पेसिफाई द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन ऑपरेशन कि ADT के अंदर हम केवल ये बताते कि क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, बट उनकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल रिलेटेड डिस्कशन नहीं होता। तो अगर मैं कहूँगा लिस्ट मेरे लिए एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है तो उसको कैसे स्पेसिफाई करो, तो तुम बताओगे कि लिस्ट पे आप क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हो, कैसे डाटा सेव कर रहे हो, क्या ऑपरेशन इम्प्लीमेंटेशन है, उसका डिस्कशन नहीं होता ADT के अंदर। ADT केवल एक एब्स्ट्रैक्ट या कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आपका डिस्कशन है डाटा टाइप का, इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड डिटेल उसमें होती नहीं। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप वही मतलब स्पेसिफाई द डाटा टाइप विद सेट ऑफ ऑपरेशन, कि आप एक नया डाटा टाइप बना रहे हो और उस पर क्या क्या ऑपरेशन होने वाले हैं वो आप स्पेसिफाई करते हो। इम्प्लीमेंटेशन डिटेल रिलेटेड डिस्कशन नहीं होता, उन्हीं को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। जैसे अगर मैं बोलूँ लिस्ट एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, लिस्ट ADT, तो तुम बताओगे कि लिस्ट पे क्या क्या ऑपरेशन होने वाले हैं, कैसे डाटा सेव हो रहा है, क्या डाटा सेव हो रहा है, कैसे ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है, उसकी रिलेटेड डिस्कशन नहीं होता। इसलिए इनको बोलता है एब्स्ट्रैक्ट, हाइड किया हुआ है। केवल आपने बता दिया कि मेरे डाटा टाइप पे यही काम हो सकता है, उसमें क्या डाटा सेव हो रहा है, कैसे ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहे हैं, इसका डिस्कशन नहीं होता। इन्हीं को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी आपकी डाटा स्ट्रक्चर को समझने की थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैंने आपको बेसिक डाटा स्ट्रक्चर बता दिया। अब मैं पहला डाटा स्ट्रक्चर चालू करूंगा स्टैक, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, चलिए तो अब हम चालू करते हैं फर्स्ट स्टैक।